हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। दिस इज़ नंदिनी और उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। और जैसा दोस्तों देख ही लिया आपने कि इतने सारे एग्जाम्स की ऑलरेडी हमारी डेट आ गई है रेलवे के एग्ज़ाम की, और अभी भी आपका एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है उसका भी हमारा स्टेटस आउट हो गया है। और उम्मीद है आप सब ने अभी तक चेक कर ही लिए होंगे कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्ट हो गया है कमीशन की तरफ से। तो एक बार चेक कर लीजिएगा जिन बच्चों ने भी नहीं किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब अब इतना ज़्यादा रफ्तार पे है आपका बोर्ड, तो आप लोगों को भी अपनी जो तैयारी की स्पीड है, जो प्रिपरेशन की स्पीड है, उसको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर अब बहुत कम समय बचा हुआ है। ये एनटीपीसी की ही अगर मैं बात करूं तो अगर स्टेटस आउट हो गया है तो इसका मतलब है हमारा मार्च से अप्रैल में आपका एग्ज़ाम जो है ना वो हो जाने वाला है। ठीक है, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी में जुट जाओ। 2, 4, 6 महीने जब तक आपके सारे एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं तो आंख ना कान बंद करके, मतलब एक वो घोड़े का नहीं होता, घोड़े की नज़र के सामने ही है, इधर उधर वो लगा लो, कोई डिस्ट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया साइट्स जो भी आप चलाते हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अगर ज़रूरी नहीं है तो सारी सोशल मीडिया साइट्स को आप जो है ना अभी फ़ोन से इंस्टॉल कर दो, जब एग्ज़ाम्स हो जाए उसके बाद इंस्टॉल कर लेना। थोड़े दिन की समय की बात है, देखो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, 2-4 दिन आपको लगेगा कि कैसे कटेगा, बट फिर 2-4 दिन बाद आप उस चीज़ में सिंक इन कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बहुत ही रिलीफ मिलेगा, बहुत ही रिलीव्ड हो गया आपकी। अच्छा हुआ मैंने इंस्टाग्राम को निकाल दिया फ़ोन से, रील्स स्क्रॉल करनी आप बंद कर दोगे, पता ही नहीं चलता, कभी कभी घंटे निकल जाते हैं आपके स्क्रॉल करते करते। बट फिर ऐसा करना, यूट्यूब रखो से फ़ोन में, यूट्यूब की ज़रूरत होती है, पढ़ते हो यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स वाला सेक्शन मत खोल लेना, वो भी हमारा बहुत टाइम आपका ख़राब कर देते हैं, है ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ही कम समय बचा है, आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अब आपको अपनी तैयारी की रफ्तार बहुत तेज़ करनी पड़ेगी और बहुत ही एकजुट होकर डेडिकेटेडली अब आपको 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। अपना सारा सिलेबस करो, रिवीजन करो, रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाओ, फुल लेंथ लगाओ, सेक्शन लगाओ, जो पोर्शन आपका वीक है उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दो, उस पर ज़्यादा समय दो। तो अब अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज करके उन पर काम करने का समय आ गया है, वो प्रॉपर टेस्ट लगाने का समय आ गया है, और अब अपनी तैयारी को जो है आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। ठीक है, तभी आपका एग्जाम जो है वो निकल पाएगा, क्योंकि आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन कोने में बैठ के हजारों बच्चे इस देश के कोने में पढ़ रहे हैं जो आपसे कहीं एक एज ले जाते हैं। अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हो तो आप हजारों बच्चों से पीछे हो जाते हो क्वालिफाई करने की रेस में। एक एक सीट के लिए लाखों बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो अब तैयारी को क्या है, स्पीड अप तो करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो स्पीड अप करने के साथ ही हम अपनी केमिस्ट्री की तैयारी को भी अब स्पीड अप करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जैसा आपने देखा कल आ गया है हमारा मैटर। ओके, बच्चों ने कमेंट किया था, मैंने कहा कुछ छूटा तो नहीं है। मेटल एंड नॉन मेटल आपने बोला था छूटा है कुछ एक बच्चे ने, बट नॉन मेटल और मेटल हमारा छूटा नहीं है। वो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करेंगे ना, हम वहीं पे करेंगे, मेटल देखेंगे हम, धातु अधातु, और हमारे जो मेटलॉइड्स होते हैं तीनों की तीनों हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वो सब टॉपिक्स में आ जाएगा आपके किसी चैप्टर में, कहीं छूटा वूटा नहीं है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा एटम। देखते हैं कितनी लंबी क्लास जाती है। इसमें थोड़े से सवाल ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर बोलूँगी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे रहने वाले हैं। मैटर भी आपका इंपॉर्टेंट होता है नो डाउट, और एटम भी आपका उतना ही है। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आएगा। तो देखते हैं, अगर क्लास लंबी नहीं होती है तो इसी में क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो ये हमारी क्लास जो है ना वो थ्योरी की रहने वाली है। ठीक है, थ्योरी यहाँ से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद एक बारी फिर दोबारा से जाके इस किताब से ना, जो हमारी किताब है रेलवे की, इस किताब से जाके एक बारी से आप जो है खुद से भी उस थ्योरी को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी बिना देरी के। किसके बारे में? एटम के बारे में। एटम क्या होता है, अणु क्या होता है। सोचो, कल हम मैटर जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि हर मैटर जो है, जितना भी पदार्थ है, वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ? एटम से मिलके बना हुआ है, मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। पहले हमको क्या लगता था पता है? पहले हमको लगता था, जब हमने डिस्कवरीज नहीं की थी, कि एटम ही मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स है, एटम को हम और नहीं तोड़ सकते। क्या है, हम एटम को और नहीं तोड़ सकते हैं, परमाणु को। लेकिन जब डिस्कवरियां सामने आई तो हमको समझ आया, नहीं, परमाणु में भी अंदर और कुछ होता है, परमाणु को भी हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, परमाणु अपने आप में फाइनल नहीं है, ठीक है, बेसिक यूनिट नहीं है मैटर की। तो हम क्या है, मैटर, परमाणु को भी क्या कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं। फिर हमको ऐसा रियलाइजेशन हुआ। तो पहले क्या लगता था? पहले लगता था कि मैटर का, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है वो हमारा एटम होता है। एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट
फर्दर डिस्कवरीज के बाद हमको पता चला कि नहीं, एटम्स के भी हमारे पार्ट्स होते हैं जो हम आज पढ़ते हैं। एटम में हम क्या क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन देखते हैं, प्रोटॉन देखते हैं, न्यूट्रॉन्स देखते हैं, तो वो हमारा एटम्स के सब पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा, जैसा हमने देखा कि सभी मैटर जो है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, अणु परमाणुओं से मिलके बना होता है। परमाणु किसी तत्व एलिमेंट का सबसे छोटा कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटम। उस तत्व के रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब जो एटम होगा उनको मिल से ही एलिमेंट बना है, तो जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज होंगी उस एलिमेंट की, उस तत्व की, वो निर्भर करेंगी उसके एटम पे, बेसिकली ये बोल रहा है ना। आगे देखते हैं, सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, रिपीटेशन है कोई नहीं। परमाणु किसी तत्व एलिमेंट का सबसे छोटा कण होता है और उस तत्व के रासायनिक गुण, आई थिंक ये रिपीट हो गया है, कैसे हुआ पता नहीं। अब हम देखेंगे कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, मतलब कि हमारा जो मैटर है, जो पूरा का पूरा, जिसकी पूरा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, मैं, आप, हम सब, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, वो सब के सब किससे, छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है, पार्टिकल से मिलके बनी है, जिनको हम एटम कहते हैं। ठीक है, अब ये एटम की जो डिस्कवरी कैसे हुई, तो मैं बता दूं 500 BC की बात है। कब की हमारी, 500 BC में देखने को मिलेगा। हमारे इंडिया के ही थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। महर्षि, ठीक है, इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने बोला कि जो भी हमारा मैटर है, जो भी अराउंड सारी चीजें हैं, वो हमारी किससे मिलके बनी है। इन्होंने कहा वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनती हैं, जिसको हम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही बोला क्या, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे परमाणु। ठीक है, तो परमाणु नाम किसने दिया, महर्षि कन्नड़। फिर 100 साल बाद, लगभग 400 BC की बात करेंगे, तो फिर हमारे कौन आते हैं, एक ग्रीक के फिलोसफर थे जिनका नाम था हमारा डेमोक्रिटस। इन्होंने भी बोला था कि हमारा पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलके बना होता है, कि हमारा जो मैटर है वो इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना होता है। सेम महर्षि कन्नड़ ने भी यही कहा था कि जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, जो भी चीजें हैं, परमाणु से मिलके बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से, और इनको हम जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इनको और अविभाज्य नहीं किया जा सकता, इनको और जो है तोड़ा नहीं जा सकता, इनका ऐसा कहना था। ठीक है, कैन नॉट बी डिवाइडेड, कि हमारा परमाणु था, इट वॉज इनडिविजिबल, कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, सेम हमारे इन्होंने कही थी ये बात। ठीक है, इन्होंने भी ये बात कही थी। और जो एटम आप वर्ड देख रहे हो ना, एटम वर्ड का ही मतलब होता है, एटम मीन्स इनडिविजिबल, कि अब इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, इट्स इनडिविजिबल। ठीक है, अब डेमोक्रिटस साहब की ने भी जो बोला कि छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, अविभाज्य नहीं किया जा सकता, इट वॉज मेयरली फिलोसफिकल थ्योरी, इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल, इट वॉज नॉट प्रूव्ड, इसको प्रूव नहीं किया गया था। ये पूरी की पूरी हमारी कैसी थी, थ्योरेटिकल थी। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा इसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। हिज आइडियाज वर फिलोसफिकल एंड नॉट सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। हमारा साइंस क्या है, साइंस इज रैशनल, साइंस आपसे एविडेंसेस मांगता है, साइंस आपसे प्रूफ मांगता है कि ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, साइंस हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, फिर हमारी देखो अराउंड 800 मतलब एक डाल्टन आए हमारे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आती है, फिर हमारी एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन साहब आए, इन्होंने हमारी एटॉमिक थ्योरी दी थी, और हमारी कब दी थी, लगभग 1800 में इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी है। ठीक है, तब इन्होंने कहा था कि हमारा जो भी जितना भी मैटर है, जितना भी पदार्थ है, वो सब किससे मिलके बना होता है, हमारा इनडिविजिबल पार्टिकल से, जिनको हम एटम बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने प्रूफ के बेस पे इस चीज को बताया डाल्टन ने, कि हमारा सारा का सारा जो मैटर है आसपास, वो किससे मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिनको हम एटम बोलते हैं। और इन्होंने भी ये बोला है कि एटम इनडिविजिबल है, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, उसका नाम ही है, इट्स इनडिविजिबल। ठीक है, इसको और आप नहीं तोड़ सकते हो। एटम की डेफिनेशन देखते हैं, परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो उसके रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज है, उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण धर्म है, वो किस वजह से है, उसके एटम की वजह से। ठीक है, और पूरा का पूरा एलिमेंट जो है हमारे बहुत सारे एटम्स से मिलके बना होता है। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन का परमाणु की बात करें तो ऑक्सीजन एटम से मिलके बना होता है। ऑक्सीजन तत्व की मूल इकाई है, ऑक्सीजन एटम हो गया हमारा। एंड ऑक्सीजन एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन।
इसमें ऑक्सीजन के गुण, जैसे हमारी रिएक्टिविटी मौजूद होती है, या फिर वो एक गैस है तो क्यों है, क्योंकि उसके एटम की वजह से वो एक गैस है। एटम के अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड होती है जो मिलके फिर एक एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टी को हमारी बनाती है। इट possess the property of oxygen such as reactivity. When two or more atom chemically combine, they form a molecule. जब हमारे, जैसे ये हमारा क्या हो गया, इज इट अ मॉलिक्यूल? व्हेन टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइन, जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो हमारा क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, हमारे मॉलिक्यूल बना लेते हैं। O2 हो गया, N2 हो गया, सबके सब क्या है, आपके मॉलिक्यूल हैं, जब दो एटम एक साथ क्या है, मिल जाते हैं। अब देखते हैं हम अणुओं के प्रकार। पहले एटम्स के हम टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे एटम की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कौन किस किसने खोज किया, मतलब एटम्स के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, एटम्स के अंदर भी जो पार्टिकल है एग्जैक्टली, जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन है, जो हमारा प्रोटॉन्स है, इनको फर्दर डिस्कवरीज कैसे हुई। उससे पहले हम टाइप्स ऑफ आपका मॉलिक्यूलर एटम को एक बार ही देख लेते हैं। सबसे पहले आता है मोनो एटॉमिक, और यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हमारा मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक क्या बोलता है, एक ही परमाणु से बने अणुओं को हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, मतलब एक ही एटम है, इसमें एक ही एटम है। ठीक, एक ही परमाणु है, इसको हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। एग्जाम्पल्स हीलियम हो गया, आर्गन हो गए, हमारे एग्जाम्पल है हीलियम, आर्गन, ओ ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। फिर आते हैं आपके द्वि परमाणु यानी कि डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक क्या होते हैं, जो दो परमाणुओं से मिलके बने होते हैं, जैसे H2 हो गया हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन हो गया, Cl2 हो गया आपका, O2 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हैं हमारे दो एटम्स से मिलके बने हैं, तो डाई एटॉमिक हो गया। ठीक है, दो परमाणुओं से मिलके बने हुए अणुओं को क्या बोलते हैं, हमारा डाई एटॉमिक। अगला चलते हैं, अगला आ जाता है हमारा पॉली एटॉमिक, जो तीन या अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कहीं कहीं आपको ट्राई एटॉमिक भी करके दिखेगा। ठीक है, तो एक होता है हमारा क्या, पॉली एटॉमिक, तीन या अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 3 और मोर एटम्स। उदाहरण हमारा P4 फास्फोरस, S8 जो गंधक, ठीक है, सल्फर इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये हमारे सब क्या है, ये आपके हो गए पॉली एटॉमिक। ठीक है, देखो ये देख सकते हो आप, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। मोनो एटॉमिक एक हो गया, डाई एटॉमिक हो गए हमारे, ठीक है, O2 हो गया, और हमारा पॉली एटॉमिक जैसे H2 हो गया, H2O हो गया हमारा, CO2 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हम हमारे सब क्या है, ये आपके पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं आपका हिस्ट्री, एटॉमिक थ्योरी, परमाणु इतिहास के ऊपर। सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे, जो अभी हम देख कर आए थे। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या बोलता है, जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से परमाणु की अवधारणा दी। उससे पहले मैं बात करूं, चाहे महर्षि कर्नड से, चाहे हमारे डेमोक्रिटस सही, तो ये लोग फिलोसफिकल थ्योरीज दे रहे थे, इनके पास कोई प्रूव नहीं था कि ये उस चीज को प्रूव कर सके। फिर हमारे डाल्टन साहब आए, जिन्होंने पहली बारी उस चीज को प्रूव किया एक्सपेरिमेंट करके कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी मैटर है, जो हमारे पदार्थ हैं आसपास, जो भी वस्तु है, सब के सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिनको हम एटम या फिर आप परमाणु बोलते हैं। जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट to present the atomic concept on a scientific basis because science is rational and it needs proof। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, इस चीज को बाद में आपका प्रूफ किया। इन्होंने क्या क्या कहा देखते हैं हमारा, इन्होंने बोला सभी पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। मतलब ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। दूसरी बात इन्होंने कहा, क्या कही, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, मतलब ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, मतलब कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होंगे वो सबके सब एग्जैक्टली सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, फिर आगे हमारा अगला इन्होंने बोला विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे हमारा कार्बन का एटम की बात करेंगे, ऑक्सीजन का एटम होंगे, तो ये दोनों के दोनों आपके टोटली एक दूसरे से क्या देखने को मिलेंगे, आपको डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बहुत ही ऑब्वियस है। ठीक है, दूसरे एलिमेंट दूसरे से एक दूसरे से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं हमारे। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला बोल रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। मतलब सोचो,
हमारी पूरी पृथ्वी पे मैटर इज कांस्टेंट। मैटर को ना आप बना सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सेम एटम, मैटर एटम से बना है, तो एटम्स को ना तो आप बना सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, ना ही हम जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। वो कभी भी डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं होते हैं। और साथ ही परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर एक यौगिक को बनाते हैं। एटम कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड, मतलब कि एक कंपाउंड बनाता है जब हमारे एटम्स एक फिक्स रेशियो में मिल जाते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, किसका, एक यौगिक को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अब इनकी जो थ्योरी थी इसमें कुछ तो लिमिटेशंस थी, तभी तो हमारी आगे फर्दर डिस्कवरीज होंगी। क्या थी? परमाणु वास्तव में अविभाज्य नहीं है क्योंकि अब उप परमाणविक कणों का ज्ञान है। एग्जैक्टली मतलब कि इन्होंने बोला था कि परमाणु इंडिविजिबल है, जो कि गलत है, क्योंकि आज हमने परमाणु को भी डिवाइड कर दिया है, एटम्स को भी हमने जो है क्या किया है, डिवाइड कर रखा है। डाल्टन का सिद्धांत समस्थानिक और समभारिकों की व्याख्या नहीं करता। डाल्टन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स हम देखेंगे और आइसोबार्स भी हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग है, या फिर एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है। तो ये उस चीज़ की भी व्याख्या नहीं कर पाए थे, डिस्कवरी नहीं कर पाए थे। ये भी इनकी मानी जाती है कि इट वॉज अ लिमिटेशन। ठीक है, ये जो थी इनकी एक लिमिटेशन थी। ठीक है, तो अभी हम जो देखते हैं ना वो ये वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास है आज के टाइम में। आज के टाइम में हमारे पास क्या है, ये वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, और ये हमारे ऑर्बिट्स में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर जो है घूमने का काम हमारा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं डिस्कवरीज पे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने कैसे कैसे जो है एटम्स को तोड़ के दिखाया था। तो सबसे पहले ये एक्चुअल में गलत है, मैं जो है सबसे पहले आपको इसमें गिवन नहीं है, एक बार ही देख लेते हैं। ई गोल्ड आइंस्टीन का कैनाल रे एक्सपेरिमेंट हम जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, ई गोल्ड आइंस्टीन का कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। गोल्डस्टीन, ठीक है, इन्होंने कौन सा दिया था, हमारा कैनाल रे एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने दिया था। ठीक है, इनका क्या था, हमारा कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। इनके नाम को लेके ना दोस्तों आप लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लास्ट बार जब मैंने मैराथन लिया था केमिस्ट्री का तो उसमें भी कमेंट आया था बच्चों का। बच्चे कह रहे थे कि इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, तो मैं आपको समझाऊंगी, नहीं, इनको प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट नहीं जाता है। इनका जो एक्सपेरिमेंट था दैट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, बट एक्चुअली में इन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीज, ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल देना, आज वो जो है आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा है। देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जो है एक ट्यूब लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक ऐसे करके एक ट्यूब लिया। इन्होंने लिया एक ट्यूब या फिर कुछ भी बोल लो, ठीक है, इस तरीके से। अब इन्होंने क्या करा, इसके अंदर गैस डाल दी, एक गैस भर दी। अब गैस भरी है तो गैस क्या है, एक प्रकार का मैटर है, एटम से मिलके बना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर गैस भर दी, और गैस भरने के बाद इन्होंने इसके अंदर जो है बैटरी लगा दी। ठीक है, बैटरी लगा दी, बैटरी की दो प्लेट्स लगा दी, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक हमारा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, एक क्या हमारा पॉजिटिव एनोड और दूसरा हमारा क्या था, नेगेटिव, ये था हमारा कैथोड। ठीक है, कैथोड। अब इन्होंने देखा, जब बैटरी में इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, फिर इन्होंने देखा कि कुछ तो ऐसा है, यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है ना निकल रहा है, ऐसा पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ निकल रहा है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है ना, कि इधर से एक रे निकलती जा रही है, पूरा का पूरा ऐसा बम्बार्ड हो रहा है और इस प्लेट को चीर के निकल रही है। ठीक है, मतलब कि इस प्लेट के अंदर इसने छेद कर दिया, इस प्लेट के अंदर क्या है, इसने कर दिया छेद। जैसे ये प्लेट ऐसे थी तो इसने ऐसे करके छेद कर दी, ये जो है इसके अंदर से निकलते हुए जा रहे हैं, छेद करते हुए। ठीक है, इसके अंदर से छेद करते हुए ऐसे करके इसको पार करते हुए चले जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कुछ तो पॉजिटिव है हमारे एटम के अंदर, जो इसको नेगेटिव वाली प्लेट को पूरा पार करके जो है इधर हमारा चला गया। इन्होंने ये बोला, दो यहाँ पे प्लेट्स लगाई, एक तरफ नेगेटिव था एक तरफ पॉजिटिव था, तो उन्होंने देखा इस साइड से कुछ तो ऐसा निकल रहा है कि वो इधर वाली प्लेट को चीर के पूरा निकलता जा रहा है।
ठीक है, तो इन्होंने इसीलिए इसको बोलते हैं कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, मतलब एक रे निकल रही है पूरा का पूरा, ये नाला टाइप हमारा ऐसे करके इसने जो है उसको उसमें छेद कर दिया पूरा का पूरा, इस तरीके से ये हमारा निकल गया। अब यहां से समझ में आया कि भाई हमारे एटम के अंदर देयर इज समथिंग विच इज पॉजिटिवली चार्ज। समझ आया ना कि कुछ तो है हमारे एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज है। इन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं किया था, इन्होंने बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज कुछ है एटम के अंदर, बट इट वाज नॉट प्रोटॉन। उन्होंने प्रोटॉन नाम नहीं दिया था, ना ही प्रोटॉन डिस्कवर किया था। दैट्स वाई अब कभी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ई गोल्ड आइंस्टीन को क्रेडिट नहीं जाता है प्रोटॉन डिस्कवरी का, बिकॉज इन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं किया था, ना ही इन्होंने प्रोटॉन जो है उस चीज का नाम दिया था। ठीक है, तो आई होप अब आपको कभी भी ठीक है नहीं होगा। तो इन्होंने क्या करा, बेसिकली इतना याद रखना, इसके अंदर एक गैस भरी, और गैस में क्या है हमारा, कैसा था, लो टेम्परेचर पे, बहुत ही लो टेम्परेचर, वैसे इट्स नॉट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लो टेम्परेचर प्लस हाई वोल्टेज दे दिया। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि पॉजिटिवली से कुछ निकल के आ रहा है, और नेगेटिव वाली प्लेट को उधर उस साइड जो प्लेट लगी हुई है नेगेटिव की तरफ, तो उसको पार करके वो जो है निकल रहा है, एक रे की तरह जा रहा है। दैट्स व्हाई इनके एक्सपेरिमेंट का नेम है हमारे कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने बताया देयर इज समथिंग पॉजिटिवली चार्ज इन एटम, बट इट wasn't named as proton। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आते हैं, और देखो इस एक्सपेरिमेंट की ईयर वैसे याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल जो है आप लोग इसको देख लेना। इसके ईयर की बात है हमारी 1886 में ये एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। कब? 1886 में इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। अब कौन आएगा निकल के? अब फिर नेक्स्ट हमारे एक और साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम था आपका, क्या नाम था जिनका? जे थॉमसन। ठीक है, कब किया था इन्होंने? 1897 में हमारे एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। और इनके एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? इनके एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, प्लम पुडिंग मॉडल, ये सारे के सारे जे थॉमसन को जाते हैं। क्या नाम देंगे इसको? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी सेम एक ट्यूब, ऐसे उस टाइम पे मतलब सबको था कि देखो हमको एटम को देखना है, एटम के अंदर है और क्या क्या हो सकता है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे इस तरीके से सेम चल रहे थे। इन्होंने भी गैस भरी, ठीक है, एक हमारा क्या, एक तरफ आपका नेगेटिव था, एक तरफ पॉजिटिव बना दिया इन्होंने। मान के चलो ये हमारा नेगेटिव था, ये हमारा पॉजिटिव था, ये इन्होंने प्लेट्स लगा दी। तो इन्होंने इस बारी क्या देखा? इन्होंने देखा कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इससे निकल रहे हैं और हमारे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या देखा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है हमारे निकल के जा रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं भागे हुए। समझे? ठीक है, तो इसीलिए इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है क्या? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं और पॉजिटिव को एनोड। अब देखो, अभी हमने इनसे पहले जो आए थे ई गोल्डस्टीन, उन्होंने बोला था, गोल्डस्टीन ने बोला था कि हमारे कि एटम के अंदर कुछ तो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, बट क्या है नहीं पता। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, जे थॉमसन ने। इन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर नेगेटिव भी है। इन्होंने जब लगाए तो चार्ज, इन्होंने देखा कि नेगेटिव से जब गैस भरी इसके अंदर लो टेम्परेचर पर, जब हाई वोल्टेज दिया, तो इन्होंने देखा कि नेगेटिव से पार्टिकल चढ़ के पॉजिटिव की ओर जा रहा है। अब इनको समझ में आया कि यानी कि पॉजिटिव है, पहले डिस्कवर हो चुका है, अब नेगेटिव भी है। अब इन्होंने सोचा कि कैसा मॉडल बनेगा, मतलब एटम कैसा होगा, नेगेटिव भी मिल गया हमको, पॉजिटिव भी मिल गया। फिर इन्होंने एक मॉडल दिया, इन्होंने सोच विचार करा कि इट इज लाइक प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर वाटरमेलन के लाइक। जैसे तरबूज नहीं होता, तरबूज का लाल वाला हिस्सा जो है वो हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और उसके अंदर जो काले काले बीज हैं वो कैसे हैं? वो हमारे नेगेटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया, इन्होंने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन्होंने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, इनको जाता है इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी का क्रेडिट, और सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ था वो हमारा इलेक्ट्रॉन था। एटम का जो सब पार्टिकल सबसे पहले डिस्कवर होने वाला कौन सा था? इलेक्ट्रॉन था। किसने डिस्कवरी की? हमारे थॉमसन साहब ने इसकी जो है डिस्कवरी इन्होंने की थी।
ओके तो इनके मॉडल को क्या कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल, वाटरमेलन। इन्होंने बोला कि ये जो तरबूज है ना, ये पूरा का पूरा रेड वाला जो आप खाते हो ना, वो पॉजिटिव है पूरा का पूरा एक एटम के अंदर, और जो नेगेटिव है हमारा, वो तरबूज के जो बीज होते हैं बीच बीच में हमारे इन्वेल्डेड हैं, मतलब लाइक दैट। ठीक है, अब वेस्टर्न कल्चर से थे, है ना, वेस्टर्न सोसाइटी में रहते थे, तो इन्होंने उसको प्लम पुडिंग, नाम भी एक डिश होती है प्लम पुडिंग, मतलब मीठी, लाइक हमारे खीर मान लो एक प्रकार से। ठीक है, तो खीर का जो चावल वो पूरा पूरा हिस्सा जो होता है, वो मान के चलो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है आपके एटम का, और जो उसमें आपके ड्राई फ्रूट्स डले होते हैं लाइक, वो हमारी क्या है, वो आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल इसको कहा। इट इज नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोले के रूप में होता है, मतलब एक स्फीयर है जो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, स्फीयर क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पूरा स्फीयर है। ठीक है, हमारा जो इनके अकॉर्डिंग हमारा जो एटम था वो एक स्फीयर था, और जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, और हमारा क्या है, उसके ये अंदर जो है छोटे छोटे हमारे जो लगे हुए हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। इस धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन्स नकारात्मक किशमिश की तरह हमारे जड़े होते हैं। आगे समझ में, ठीक है। लेकिन उन्होंने बताया ओवरऑल हमारा एटम तो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है ना, कि जो ये पॉजिटिव का चार्ज है, पॉजिटिव जो हमारा चार्ज है इक्वल टू होता है नेगेटिव चार्ज, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन हमारा दैट्स वाई हमारा एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। दैट्स वाई हमारे एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, एटम हमारा न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बराबर होता है हमारे नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, हमारा पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर होगा, नेगेटिव चार्ज के। एक सेकेंड, ठीक है, आगे चले। अब इनका मॉडल था, अब इनके मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस है, फिर इनके ही एक स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, वही इनके लिमिटेशंस को जो है दूर करेंगे। लिमिटेशन क्या है कि यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हमारे एम्बेडेड है, इन्होंने ऐसे ही बता दिया कि खीर है उसमें किशमिश की तरह, तो इट वॉज नॉट एक्यूरेट। ठीक है, आगे चल के जब साइंटिस्ट आएंगे वो एक्चुअल में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैसे एक एटम के अंदर आपके लगे हुए होते हैं। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यह परमाणु की स्थिरता भी स्पष्ट नहीं करता कि हमारा एटम कैसा है, स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी ये आपका नहीं प्रूव कर पाता। सो देयर वाज सम लिमिटेशन। अब लिमिटेशन है तभी तो फिर और साइंटिस्ट हमारे आएंगे, लिमिटेशंस हैं तभी तो हमारे और साइंटिस्ट आएंगे। फिर देखो आते हैं हमारे रदरफोर्ड, फिर हमारे कौन आते हैं, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने इनके जो मॉडल की जितनी भी आपकी लिमिटेशंस थी, हमारी ड्रॉबैक्स थे, उसको सबको क्या है दूर किया था। अब रदरफोर्ड हमारा क्या करेंगे, आपका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड आपके करते हैं। क्या करते हैं रदरफोर्ड, देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, पहले बना लेते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली, एक इस तरीके से गोल्ड की फॉइल ले ली, ये हमारा गोल्ड की फॉइल है, अब 3D में नहीं दिख सकती है, गोल्ड की इन्होंने क्या है हमारी फॉइल ले ली, और यहाँ पर क्या है इन्होंने एक क्या लिया, इन्होंने यहाँ से जो है बम्बार्ड करना शुरू करा। तो इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट की, सबसे पहले तो ईयर देखो 1909 में इनका ये एक्सपेरिमेंट आता है। इन्होंने क्या है, अल्फा पार्टिकल्स का जो बीम है ना, वो इस गोल्ड की जो फॉइल थी, मतलब कि हमारा गोल्ड सोना जो होता है, सोने की बहुत ही पतली सी एक शीट बना ली। सोना बहुत ही मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, बहुत ही पतली सी शीट्स बना सकते हो, बहुत पतला करके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सोना गोल्ड की फॉइल ली। तो यहाँ पे ये क्या है हमारी, लिख लो क्या क्या चीज क्या है यहाँ पे, ये था हमारा क्या, ये था आपका गोल्ड फॉइल, दिखेगा ना, ओके। ये हमारा क्या है, इन्होंने एक तरफ लगा दिया डिटेक्टर, इसमें क्या लगा दिया इन्होंने, डिटेक्टर लगा दिया। और ये क्या है, ये था इनका अल्फा पार्टिकल्स बीम।
ठीक है, डबल चार्ज बोलूंगी हीलियम एटम। ठीक है, तो इन्होंने क्या है यहाँ से जो है अल्फा पार्टिकल्स बीम मारना शुरू करा। ठीक है, इस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ से मारना शुरू करा, ऐसे करके छोड़ा। अब देखो, अब हमने देखा था थॉमसन ने क्या बोला था, जे थॉमसन ने बोला था कि पूरा का पूरा हमारा एटम कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज है, थोड़े से बीच बीच में हमारे इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में उसमें एम्बेडेड है, बिठे हुए हैं। अब उनके अकॉर्डिंग जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स बीम मारा जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, यहाँ देखा हमने, जो कि हमारा कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये हमारी गोल्ड की फॉइल है, मतलब कि इसके अंदर एटम्स है, एटम्स है ना, मतलब कोई भी एलिमेंट है एटम से बन के मिलके बना हुआ है, तो एटम है, पूरे में इसमें एटम एटम भरा हुआ है। और उनका कहना था कि पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, छोटा छोटा बीच में नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनके अकॉर्डिंग जब ये हमारा पॉजिटिव चार्ज अल्फा बीम इस पे मारा तो वो तो वापस आ जाना चाहिए था। ठीक है, वापस आ जाना चाहिए था। पीछे इन्होंने डिटेक्टर स्क्रीन लगा दी, तो इन्होंने देखा जब एक बीम मारा ना, जैसे पिचकारी नहीं मारते धड़ाधड़ एकदम से बंदूक की गोली या फिर पिचकारी बोलो, तो इन्होंने जैसे ही इस पे दे मारा, आप देखोगे कि हमारा ये मोस्टली हमारे इस स्क्रीन, इसको पार करके इस स्क्रीन पे जाके लग गए। ठीक है, पार करके जो है स्क्रीन पे जाके लगे, मतलब कि पार करके जा रहा है वो। अगर इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव पे जब हम फेंकेंगे तो वो तो वापस आ जाना चाहिए था जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग, पर इन्होंने देखा ये तो वापस आ ही नहीं रहा है। इन्होंने देखा ये तो वापस आ ही नहीं रहा है, मोस्टली आपका पार कर जा रहा है। ठीक है, मोस्टली आपके जो है जितनी भी रेस थी वो पार कर गई, कुछ हमारी सिर्फ वापस यहाँ से जो है लौट के आई, बहुत ही कम रेस थी। आई थिंक 99% जो है वो इसके पार करके चली गई, गोल्ड की जो फॉइल थी उसको पार करके इस स्क्रीन पे एकदम से चिंगारी सी उठ रही थी, लाइट जल रही थी, इससे पता चला था कि मतलब हाँ रे जो है हमारी पार करके गई है। अब यहाँ पे जे थॉमसन साहब का मॉडल हो जाता है फेल। ठीक है, क्योंकि ये तो सारी की सारी पार कर गई, यहाँ बिल्कुल फेल हो गया। अगर पूरा का पूरा पॉजिटिव से भरा होता तो ये पार करके नहीं जाती, बल्कि इसको तो रिपेल आना था ना, इसको तो वापस लौट के आना था। फिर इनको समझ में आया कि नहीं। और हाँ, ये एक चीज और बता दूं, ये जो है हमारे रदरफोर्ड साहब जो है ये उनके स्टूडेंट थे, ही वॉज स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन। ठीक है, तो जे थॉमसन के ये स्टूडेंट ही थे। फिर इनको समझ आया कि मेरे गुरुजी ने कुछ तो गलत करा है, अब उसको जो है सही करना पड़ेगा। फिर इन्होंने अलग दूसरा एक और मॉडल दिया, तब इन्होंने सारी की सारी चीजें समझाई कि एक्चुअल में हमारे एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है, वो कैसे हमारा किस तरीके से आपका जो है वो फिटेड होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या बोला देखते हैं। इनकी ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो इन्होंने बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है ना वो खाली होता है, उसके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं है। इन्होंने बोला अधिकांश जो हमारा भाग है, जैसे ये हमारा एटम है, तो मोस्ट ऑफ दिस का पार्ट है वो आपका खाली होगा, पहला इन्होंने बोला। दूसरा बोला इन्होंने बोला एट द सेंटर ऑफ द एटम देयर इज अ डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इन्होंने जो है एटम की न्यूक्लियस की खोज की। इन्होंने बोला जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ना वो एटम के न्यूक्लियस में बैठा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, डेंस होता है। यहाँ पे जे थॉमसन हो गए फेल, उन्होंने बोला पूरे में पॉजिटिव भरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा कहीं नेगेटिव है। फिर इन्होंने बताया नहीं, थोड़ा नेगेटिव नहीं है, ये हमारा बीच में पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड है और आसपास का जो हमारा है वो सब है खाली। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द एटम देयर इज अ डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्ट कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब यहाँ से इतना समझ आएगा, एटम की न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, हमारा रदरफोर्ड ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन्होंने एक चीज और बताई कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर आपके जो है क्या है हमारा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर जो है परिक्रमा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बीच में न्यूक्लियस है जहां पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज आपका इकट्ठा हो रखा है। इन्होंने ये दो बातें बोली। और आगे क्या बोला इन्होंने, और आगे क्या बोला, और बोला इन्होंने, ठीक है, हाँ मेनली इन्होंने यही बोला, ठीक है, कि सेंटर में पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स उसके सारों चक्कर काट रहे हैं और सारा का सारा जो पॉजिटिव मास है वो न्यूक्लियस में ही उसके हमारा भरा होता है। ठीक है, यहाँ से क्या चीज निकल के आई, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रोटॉन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ हमारे न्यूट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर आपका परिक्रमा कर रहा है।
सीमाएं क्या थी इनकी? इलेक्ट्रॉन्स नाभिक की ओर गिरने चाहिए जिससे परमाणु अस्थिर हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन शुड फॉल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मेकिंग द एटम अनस्टेबल, बट दिस डज नॉट हैपन। मैंने बताया था अभी आपको, एटम ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना तो ना ही आप क्रिएट कर सकते हो। तो इन्होंने बताया एटम जो है हमारे चारों ओर क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, अब परिक्रमा कर रहा है यानी कि उसका एनर्जी लॉस हो रहा है। तो वो परिक्रमा करते करते, जैसे ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है, तो इन्होंने तो बताया परिक्रमा करते करते वो तो गिर जाना चाहिए था, जैसे ही उसकी एनर्जी खत्म होगी वो जाके इसमें सब्ज्यूम्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वो चीज नहीं समझा पाए कि वो परिक्रमा कर रहा है उसके चारों ओर न्यूक्लियस के, तो क्यों कर रहा है, उसके पास परिक्रमा करने की, घूमने की एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो इन सारी चीजों को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर आगे नेक्स्ट आएंगे हमारे नील्स बोर, जो बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, किस तरीके से घूमते हैं, एनर्जी का लॉस नहीं होता है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो आई थिंक 1 सेकंड से कम में ही जो है इलेक्ट्रॉन हमारा उसके अंदर गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन खत्म, एटम खत्म, पूरा का पूरा मैटर खत्म, दुनिया खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पूरी तरीके से हमारे सही नहीं बैठ पाते। इलेक्ट्रॉन शुड फॉल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मेकिंग फॉर्म अनस्टेबल, बट दिस डज नॉट हैपन। इलेक्ट्रॉन यानी एटम जो है वो हमारा कैसा है? स्टेबल है, नॉट इनस्टेबल। अब आते हैं नील्स बोर। नील्स बोर क्या बोलते हैं? इन्होंने बोला, इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल एक प्रस्तुत किया। नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। क्या पहला था? इलेक्ट्रॉन नाभिक के ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं में घूमते हैं। देखो, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन हमारा कक्षाओं में घूम रहा है, जैसे ये हो गया एटम, ये है हमारा एटम, ये है उसका न्यूक्लियस। अब इसके चारों ओर ना ऑर्बिट्स बनी हुई हैं, इसके चारों ओर क्या है? ऑर्बिट्स बनी हुई है। हर न्यूक्लियस अपने ऑर्बिट में ही चक्कर काटता है। ठीक है, हर न्यूक्लियस क्या है? अपने ऑर्बिट में ही चक्कर काटेगा, रिमेंबर इट। तो हर इलेक्ट्रॉन की जो है अपनी एक ऑर्बिट होती है जिसमें वो चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? एनर्जी शेल्स, या फिर एनर्जी लेवल बोल लो, या फिर एनर्जी शेल्स बोल लो, इनको हम बोलते हैं। प्रत्येक कक्षे को ऊर्जा क्वांटम संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक सेल को एक क्वांटम नंबर के द्वारा हमारा क्या है? इसको दर्शाया जाता है। मेनली इनका क्या था? कैसे घूमते हैं। देखो, आपने देखा होगा, हमने प्लैनेटरी मोशन पढ़ा था, अगर फिजिक्स का याद हो, ढंग से लेक्चर देखे हो तो ग्रेविटेशन वाला पढ़ा था कि सारे के सारे जो भी प्लैनेट्स हैं एक दूसरे पे क्या है? फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। जिस भी वस्तु के अंदर द्रव्यमान होगा, हर वस्तु अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है दूसरी वस्तु के ऊपर। ठीक है, तो हमारी धरती क्या है? चंद्रमा के ऊपर लगा रही है, तो चंद्रमा को वो खींच नहीं पा रही है, इतना फोर्स नहीं है उसके पास कि वो जो है चंद्रमा को खींच ले, लेकिन उसको दूर भी नहीं जाने दे रही है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो चंद्रमा है ना, वो उसमें घूमता ही रहता है। ठीक है, वो हमारा घूमता ही रहता है। उसका रीजन क्या हुआ कि आपका अर्थ जो है मून के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो एक ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहता है। उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है घूमने की। वो एक एनर्जी शेल के अंदर हमारा क्या है? घूम रहा है, तो उसको एनर्जी वहां से मिल रही है। सेम इन्होंने बताया कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, जिनको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं, या फिर हम शेल्स भी बोल सकते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी खुद का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, वो इसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से घूम रहा है। समझे? इसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से घूम रहा है, और वो ये जो है अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे जो यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से इसका क्या है? ये ऐसे घूमना शुरू कर देता है, ये ऐसे घूमना शुरू कर देता है। आगे समझे? तो इसकी इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी नहीं जा रही है इस घूमने में। अगर खुद की एनर्जी जा रही होती तो कुछ ही समय में इसका एनर्जी खत्म हो जाती, ये इसी में आके मिल जाता, और हमारा मैटर का एटम खत्म हो जाता। एटम खत्म हो जाता मतलब मैटर खत्म हो जाता। तो इन्होंने प्रूव किया कि वो जो है अपनी एनर्जी का लॉस नहीं कर रहा है घूमने में। एनर्जी शेल्स होते हैं, कक्षा होते हैं, और हर एनर्जी सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे घूमने का काम करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर ऊर्जा को अवशोषित या फिर उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन्स को जाना है तो या तो वो एनर्जी गेन करेंगे या फिर एनर्जी को लॉस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी व्हेन दे मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अनदर ऑर्बिट। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला? ऊर्जा परिवर्तन के समय अवशोषित या उत्सर्जित प्रकाश
का तरंग दैर्ध्य निश्चित होता है, मतलब कि ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी का जब ट्रांजिशन हो रहा है तो वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड रेडिएशन इज फिक्स्ड। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो हमारी फिक्स्ड है, इस वजह से एनर्जी लॉस जो है देखने को नहीं मिलता है। तो इन्होंने क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट्स के बारे में बताया था कि फिक्स्ड सेल्स होती हैं, उन्हीं में जो है इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन जब वो अपनी ऑर्बिट से दूसरी में स्विच करता है तब वो एनर्जी को या तो गेन करेगा या फिर एनर्जी को लॉस करेगा, अदरवाइज उसका एनर्जी का लॉस या फिर गेन हमारा नहीं होता है। आगे समझ में? ठीक है, तो यहां से जो है स्टेबिलिटी ऑफ हमारा एटम को प्रूव किया जाता है, यहां से स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है वो हमारी होती है प्रूव। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है। आई होप यहां तक चीजें आपके हो गई होंगी क्लियर कि किस तरीके से हमारे एटम्स जो है एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो है फर्दर डिवाइड होता गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एटॉमिक नंबर की, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। किससे हम डिनोट करेंगे? Z से करेंगे। ये क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, प्रोटॉन की संख्या से ही हम एटॉमिक नंबर को ज्ञात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या से नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब आप नेक्स्ट भी आगे पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की फितरत है, वो निकल के भाग सकता है, एनर्जी शेल को छोड़ के चला जाएगा, वो किसी के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो वो नंबर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा जब एटम है तो इसमें कितने, इसके न्यूक्लियस में कितने हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, यही हमारा बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर यानी कि हमारी Z। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से हम नहीं नापते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारी बॉन्ड बनाते हैं, शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी के पास चला जाएगा, फिर इस एटम के पास, इस एलिमेंट के पास ऐसे नेगेटिव या पॉजिटिव का चार्ज किसी और का ले लेगा, तो इसीलिए क्या है, ये जो है हमारा फिक्स नहीं है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं रहते हैं। तो इस वजह से किसी भी एटॉमिक नंबर पता करने के लिए आप उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जो है जोड़ोगे, तब पता चलेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है, याद रखिएगा। यह किसी तत्व की पहचान को दर्शाती है। इट रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। जैसे Z पे डिपेंड करती है ना कि एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, तो इस तरीके से हम जब एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो एटॉमिक नंबर उसका कितना है, इसी आधार पे तो पढ़ते हैं। ठीक है, तो उदाहरण हाइड्रोजन का H है, Z बराबर होता है 1 तथा ऑक्सीजन का Z बराबर होता है हमारा O। तो ये क्या है, बस इतना ही यहाँ से समझो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर हमारा नेक्स्ट आता है आपका क्या, नेक्स्ट आता है हमारा मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर कैसे निकालते हैं? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर। या फिर अगर आपको किसी भी एलिमेंट का मास नंबर पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, मास नंबर अगर पता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकाल सकते हो। मास नंबर में से माइनस कर दोगे मास नंबर, माइनस कर दोगे हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर हमारा बराबर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां से ये भी निकालते हैं हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको एलिमेंट्स के मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो आपको याद करने ही होते हैं। ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो आपको याद करने ही होते हैं। मास नंबर भी कुछ एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपसे पूछे वो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें पता करो, तो मास नंबर से आप माइनस कर दोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या फिर एटॉमिक नंबर को, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो है ना एटॉमिक नंबर। तो ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कार्बन का हमारा 12 है, ठीक है, कार्बन का हमारा मास नंबर 12 है, तो ए बराबर 12 हो जाएगा, Z बराबर 6 है हमारा और N बराबर 6 है। कार्बन का मास नंबर हमारा 12 है, ठीक है, कार्बन का मास नंबर 12 है। अब इसमें Z भी 6 है और हमारा N भी आपका 6 हो जाता है।
अब हम बात करते हैं देखो आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका आप देखोगे कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन उनका जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग होगी। इनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जो इनका एटॉमिक मास होता है वो हमारा अलग होता है लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो इनका होता है सेम। ठीक है, इनका वो होता है आपका सेम। ठीक है, कुछ इसके एग्जाम्पल देख लो, कुछ इसके जो है हम एग्जाम्पल देखेंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, बार बार पूछा जाता है। हमारा प्रोटियम होता है, ड्यूट्रियम होता है और हमारा ट्रिटियम होता है, ट्रिटियम होता है। ठीक है, एक सेकेंड। तो अब इन सब की बात करूं, इन तीनों का ही जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो हमारा 1 ही है। एटॉमिक नंबर इन तीनों का 1 ही है लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है वेरी कर रहा है। ड्यूट्रियम का 2 हो जाएगा, ट्रिटियम का 3 हो जाएगा और हमारा प्रोट्रियम जो है उसका एटॉमिक जो मास है वो आपका 1 रहता है। तो एटॉमिक मास इनके डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। ऐसो को हम आइसोटोप्स बोलते हैं और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो है ना आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बाकी देख लो कुछ और। रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग किस किस में होता है? जैसे एक आइसोटोप देखेंगे अब, यूरेनियम U35, इसका इस्तेमाल किस किस में होता है? न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में, एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग, स्टडी ऑफ फ्लूइड फ्लो, इस सब में इसका होता है। कोबाल्ट पूछा जाता है आइसोटोप, याद रख लेना। कैंसर ट्रीटमेंट में, रेडियोथेरेपी जो होती है ना कैंसर में, उसके लिए होता है और हमारा फूड का स्टरलाइजेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। आर्सेनिक 74 कैंसर रिसर्च में, रेडियो इमेजिंग में और हमारा क्या आपका पीईटी यानी कि आपका पोस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। आयोडीन 131 ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड जो हमारे गले में एक ऐसे घोंगा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल होता है। कैंसर में होता है, रेडियो एक्टिव डायग्नोसिस में होता है। फास्फोरस की बात करेंगे बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च में, सेल ग्रोथ की स्टडी में और डीएनए रिसर्च में। आयरन 59 ट्रेसिंग आयरन इन द ब्लड स्ट्रीम में जो आयरन है उसको ट्रैक करने के लिए। स्टडी ऑफ ब्लड डिसऑर्डर में आयरन का इस्तेमाल होता है। क्लोरीन 36 स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज और हमारा ग्राउंड वाटर रिसर्च के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है। इसको ना रफ कर दे रही हूँ, नहीं आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। बाकी जो है ये पूरा ये जो है ना सेम टेबल आपकी किताब में दे रखी है, हिंदी में भी दे रखी है हिंदी वाले बच्चों को और इंग्लिश में भी दे रखी है इंग्लिश वाले बच्चों को, तो वहां से जो है आप खुद भी पढ़ सकते हो। फिर हम आते हैं किस पे? फिर हम आते हैं आपके आइसोबार्स पे। आइसोबार क्या है? विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग होती है। अब इनमें क्या है? अब इनमें हमारा एटॉमिक नंबर अलग है लेकिन एटॉमिक मास जो है ना इन एलिमेंट्स का सेम है, तो इनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। बार में क्या है? मास सेम है, नंबर डिफरेंट है। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम है, मास डिफरेंट है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। उदाहरण हमारा आर की बात करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? Z बराबर इसमें 18 है और आपका एटॉमिक मास हमारा 40 हो जाता है, ठीक है। Ca कैल्शियम, इसमें हमारा क्या है? 10 है एटॉमिक मास और हमारा Z है आपका कितना? हमारा 20 जो है वो आपका हो जाता है। आगे चलते हैं हम। आइसोटोन्स क्या है? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन संख्या समान होती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम आइसोटोन्स या फिर सम न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं, ठीक है। एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। अब हम देखेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके किस तरीके से ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसी भी हमारे एटम की, ठीक है। बात करते हैं, चलो। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को वोरबरी, ठीक है, इसको वोरबरी रूल भी बोलते हैं, बोरबरी नियम के अनुसार होती है। द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम फॉलो द बोरबरी रूल। कैसे? किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम क्या होगी, ठीक है, अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर कितने रह सकते हैं उसको हम निकाल सकते हैं 2n² और इसमें जो n है ना, ये n है हमारा नंबर ऑफ शेल,
नंबर ऑफ शेल जो हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, या फिर बोलो जैसे हमने बताया था कितने 4 ऑर्बिट होती हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है, ये तीसरी ऑर्बिट है, और ये हमारी कैसी ऑर्बिट हो गई, ये हमारी चौथी ऑर्बिट हो गई, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि आप पहली ऑर्बिट में मैं बात करूं तो n का नंबर कितना हो गया, 1 हो गया, तो 2n² कितना रखेंगे, पहली ऑर्बिट में कितने बैठ सकते हैं, फर्स्ट में हमारा मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, दूसरी में कितना आ गया, यहाँ पे n कितना है हमारा, n 2 हो जाएगा ना, n हमारा 2 हो जाएगा ना। दूसरे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं आपके, 8 आ सकते हैं। दूसरे में हमारे कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तीसरे में हमारे कितने आ सकते हैं, तीसरे में आपके मैक्सिमम आ सकते हैं 18, ठीक है। तीसरे में हमारे मैक्सिमम कैसे आ सकते हैं, 18। आई थिंक आगे ये सारे दिए भी होंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल निकालते हैं हम 2n² से, जहां n है कक्षा की संख्या, शेल नंबर होता है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वोरबरी रूल के अनुसार हम जो है फिल करते हैं, ठीक है। तो KLMN यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लिख लो चलो, KLMN, ये हमारी 4 जो है शेल हो गई, 4 हमारी शेल्स हो जाती है। प्रथम कक्षा में 2 और हमारी अगले में 8, 18, 32, मतलब इस तरीके से n का नंबर लगा के आप खुद निकाल सकते हो। तो पहली ऑर्बिट में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरी में 8 आ सकते हैं, तीसरी में 18 आ सकते हैं, चौथे में 32 आ सकते हैं, ठीक है। तो कक्षा शेल का अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2n² से हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और रोल आता है, पहले चलो ये देख लो, KLMN, ये हमारी 4 शेल हो गई, ये पॉजिटिव दिखाया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये है हमारा प्रोटॉन का मास है पूरा का पूरा, यहीं पे हमारा कंसंट्रेटेड होता है। ये हमारी 4 के चारों शेल हो गई। अब हम बात करेंगे किसी भी, अगर मैं बोलूं आपसे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ, जैसे यहीं पे बात करें हम सोडियम का, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अंदर से भरना शुरू होंगी, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा 8 आ जाएगा यहाँ पे, अगली में मैक्सिमम 8 ही तो भर सकते हैं। फिर अब 8 यहाँ पे पूरे हो गए, बचा कितना हमारा, 1 बचा कितना हमारा, 1 बचा, तो 1 हमारा बचा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से 2, 8, 10 और 1, 11 हो गया, ठीक है। सेम हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 6, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 8। इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हो कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे गए हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज और है, अच्छा अभी सब सेल और देख लो, फिर हम वो बाद में। प्रत्येक खोल या फिर शेल को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, जिनको हम सब सेल्स बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक शेल को भी और अंदर हमने तोड़ रखा है, जिनको हम सब सेल बोल रहे हैं। ईच सेल इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड सब सेल। उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इनको बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो है ना सब सेल्स बनती हैं। जैसे पहली सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको कैसे भरेंगे, पहले में इस तरीके से हमारे भरे जाते हैं। दूसरे में क्या है हमारे, दूसरे में जैसे मान के चलो आपके 8 आते हैं, तो यहाँ पे रूल एक आता है कि पहले आप एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, जब पूरा भर जाएगा उसके बाद हम दूसरे डायरेक्शन में शुरू करते हैं। दे आर रिप्रेजेंट बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको हम क्या है, आई से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम संख्या उपखोल में कक्षा ऑर्बिटल्स के आकार को निर्धारित करती है। द एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल, ठीक है। और ये होती है हमारी SPDF। एस में 2 आ सकते हैं, फिर आती है हमारी P, ठीक है, P में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। SPD आती है फिर हमारी, ठीक है। डी में बात करें तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एफ में आते हैं आपके 14, ठीक है। एफ में कितने आते हैं हमारे, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कैसे, इसमें आएंगे आपके 2, इस तरीके से, ठीक है। इसमें आएंगे हमारे 6 आएंगे, मतलब 3 खांचे हम बना देते हैं। इसमें आएंगे हमारे कितना, 5 आते हैं, 10 आएंगे ना, तो 10, 1, 2, 3, एक और बना लो, तो ये हो गए हमारे। और इसमें हमारे कितने आते हैं आपके, 14 आएंगे, तो 7 खांचे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वाह 7, है ना। ओके, अब देखो हम बात करते हैं इसमें हम भरते कैसे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे कि मेरे पास हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें आ गए, 6, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें आ गए एस वाली में, ठीक है। 2 इसमें आ गए, अब कितने बचे मेरे पास, 7 बचे। अब मैं 7 को कैसे भरूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है,
एक सेकेंड, 4 5 और 6 आ गए इसमें मैक्सिमम। अब हमारे पास एक बचा, तो एक वो आ जाएगा हमारा नेक्स्ट इसमें। मतलब मेनली बात ये है, पहले सिंगल डायरेक्शनल भरे जाते हैं, उसके बाद दूसरा हमारा डायरेक्शन में चलते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं कि मेरे पास अगर होते, मेरे पास जैसे इसमें भरने की कोशिश करती हूँ, मेरे पास है हमारे कितने, मेरे पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करोगे, ऐसे भरोगे क्या, 1 1 2 3 4, ऐसे नहीं भरेंगे इनको, ऐसे हम इनको कैसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे 1 2 3 4। जब पहले ये सिंगल सिंगल भर जाएंगे फिर इनको हम डबल करना शुरू करते हैं, याद रखना ये हमारा रूल के अकॉर्डिंग होता है। फिर हम आते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल पर। ये क्या बोलता है, ये सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अनुसार सब सेल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ा होगा इस तरीके से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। ठीक है, स्कूल टाइम में ये हमने बहुत भरे थे, ऐसे करके लिखते जाओ, 1 2 3 4 5, इधर s कर लो, फिर p, फिर एक घटा के d, फिर इसको इस तरीके से जोड़ो। हमारा ये होता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, कि मतलब बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में जो है हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। फिर आता है हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों को चारों क्वांटम संख्या समूह समान नहीं हो सकता। मतलब किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक एटम के कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है सेम नहीं हो सकते हैं उनके। अर्थात एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह पाएंगे, और उनके स्पिन विपरीत होते हैं। यही वही बात है कि ये जो हमारी ऑर्बिटल है, ये जो है एक में मैक्सिमम 2 ही रहेंगे, और इनकी जो स्पिन है ना वो कैसे रहेगी, हमारी स्पिन अपोजिट रहेगी। ऐसे दोनों के दोनों इस तरीके से सेम नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों क्या है, स्पिन हमारी उनकी चेंज रहेगी। This means a maximum of 2 electrons can occupy an orbital and their spins are opposite. तो हमारा कंक्लूजन क्या है, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में एक अप स्पिन होगा तो दूसरा डाउन स्पिन होगा, बस इतनी ही सी ही बात है। अब आता है हुंड रूल। हुंड रूल क्या बोलता है हमारा, इस नियम के अनुसार, ये जो मैंने अभी आपको रूल बताया था, ये हमारा हुंड रूल ही बोलता है कि किसी भी उपखोल में, सब शेल में, सभी कक्षाओं में पहले 1 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद इनकी जो है हमारी पेयरिंग स्टार्ट होती है। जैसे मैं मान के चलूँ, मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मुझे पी में भरना है, पी में मैक्सिमम 6 आते हैं हमारे। ठीक है, पी में भरना है तो मैं पहले 1 2 3 ऐसे भरूंगी, उसके बाद मैं पेयरिंग स्टार्ट करूंगी। 1 2 5 हो गए मेरे कंप्लीट। अब एक जो रह गया वो हमारा सिंगल रह गया। तो मतलब ये बोलता है कि पेयरिंग बाद में स्टार्ट होती है, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है हम भरते हैं। ओके, अब आता है हमारा हुंड रूल। ठीक है, हुंड रूल का इलेक्ट्रॉन पहले अकेले बैठते हैं, फिर हमारे जोड़ी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई ऑर्बिटल सिंगली, देन दे फॉर्म अ पेयर। एग्जांपल, पी सबकोल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस क्रम में भरते हैं। पी सब सेल विच हैज 3 ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन फिल इन द फॉलोइंग। पहले ऐसे भरेंगे फिर ऐसे भरेंगे, मतलब चाहे ये वाला चीज बना लो चाहे ये बना लो, सेम ही बात है। ठीक है, और फिर हमारे ऐसे भरेंगे, पहले ऑपोजिट, पहले हमारी सीधी वाली स्पिन फिर दूसरी वाली स्पिन। अब आते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्याओं की बात करें तो क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताती है, उसका एनर्जी लेवल क्या है उसको बताती है, साथ ही वो उसकी कक्षा का जो आकार है वो क्या है, उसकी दिशा क्या है और उसकी स्पिन क्या है। ये सारी की सारी चीजें हमारी क्वांटम नंबर से आप जो है पता करते हो। क्वांटम नंबर कुल 4 प्रकार की हमारी जो है क्वांटम संख्याएं होती हैं। सबसे पहले है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका जो सिंबल है वो हमारा होता है n। इसका सिंबल होता है हमारा n। क्या करता है ये, खोल शेल की पहचान, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और नाभिक की जो है दूरी बताता है। जैसे k l m n, n हमारा 1 2 3 4 ऐसे हो गया, k l m n। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो ये आपका शब शेल और कक्षा का आकार बताता है, जिसमें हमारे s p d f आ जाते हैं। ठीक है, क्या बता रहा है, सब सेल बता रहा है, और ऑर्बिटल का शेप क्या है, तो इसमें s p d f। अगला है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये ओरिएंटेशन को बताता है, इट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को ये बताता है हमारा। ठीक है, -1 से लेके +1 तक होता है। स्पिन क्वांटम नंबर आता है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है। ठीक है, किस दिशा में है, इट रिप्रेजेंट दी
स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से ये हमारा स्पिन बताता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के हमारे क्वांटम नंबर होते हैं और हमारा क्या कहा जाता है कि ये चारों नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या बैलेंसी। बैलेंसी क्या बोलती है, किसी तत्व के परमाणु द्वारा रासायनिक संयोजन के लिए खोए पाए और साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संयोजक को क्या बोलते हैं, संख्या को संयोजकता कहते हैं। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम लॉस, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारा एटम लॉस कर रहा है, किसी और एटम को दे रहा है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी और एटम से हमारा एक एटम ले रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं बैलेंसी। अगर सपोज करो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे दिए, ठीक है, तो उसकी पॉजिटिव 2 वैलेंसी हो जाएगी। अगर किसी से उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे ले लिए तो पॉजिटिव -2 उसकी बैलेंसी हो जाएगी। तो देना या लेना या फिर शेयर करना, ये हमारी बैलेंसी होती है। यह सामान्यतः बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है, मतलब ये हमारी आउटर शेल में, जैसे हमने बात की थी, ये हमारा एटम है, ये इसके अंदर 4 शेल है, तो सबसे आउटर के एल एम एन, मतलब कि जो भी सबसे आउटर शेल होगी उस पे डिपेंड करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन हमारे जो है क्या है बाहर निकल के बॉन्ड बनाएंगे। ये नहीं है कि अंदर का बैठे 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे जबकि बाहर भी इलेक्ट्रॉन से नहीं, तो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना बैलेंसी में, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले नहीं करते, तो सबसे बाहर वाले करते हैं। ठीक है, इट जनरली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वही इलेक्ट्रॉन जो है हमारे बैलेंसी करेंगे। अब बैलेंसी करते क्यों, देखो हमने ये तो देखा था कि ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर 8 होंगे, इसके अंदर 18 होंगे, इसके अंदर 32 होंगे, लेकिन एक ऑक्टेट रूल होता है। हर एटम स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्थिरता को लेकर आने के लिए वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि उसकी आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, क्योंकि जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो स्टेबिलिटी बना लेता है। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, इनकी कैपेसिटी कितनी भी ज्यादा सही, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम जो है 8 ही सिर्फ भरते हैं। ठीक है, हम जो है 8 भरते हैं, इनमें 18 32 नहीं भरते, हम 8 ही भरते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है, हर एटम की टेंडेंसी होती है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में, वायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। वो उसको बनाता है स्टेबल, वो उसको क्या बनाता है, स्टेबल बनाता है। ठीक है, एक सेकंड, नहीं है हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये ऑक्टेट रूल इसको बोलते हैं, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 किसी और से चाहिए होंगे, क्योंकि ये अपने 6 तो देगा नहीं, अगर 6 देगा तो अंदर 2 बचेंगे, वो भी स्टेबल रहेगा। लेकिन अब ये क्या करेगा, किसी और से हमारा जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेगा। फिर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो इसका ये पूरा हमारा क्या है, ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। इसके वायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब सोचो, इसमें इसके 2 है, इसमें इसके 8 है और इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब ऐसे में क्या करेगा, कोई इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन तो देने वाला है नहीं, तो जिसके पास ऑलरेडी 7 होंगे ये अपना एक उसको दे देगा कि ले भाई तू, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, तू भी हो जाएगा, तेरा भी काम चल जाएगा, तो ये उठा के उसको दे देगा। ठीक है, और फिर वो जो दूसरा वाला होगा वो इससे ले लेगा, तो उसके पास तो जो ले रहा है उसके पास आता है नेगेटिव का चार्ज, और जो दे रहा है इसके पास आता है पॉजिटिव का चार्ज। मतलब आपने किसी को उधारी में 10 रुपए दिए हैं, 10 लाख दिए हैं, तो आप तो हमेशा पॉजिटिव रहोगे ना, आपके दिमाग में है कि कहीं ना कहीं मैंने उसको पैसा दिया है इतना। ठीक है, वही जो लेने वाला हमेशा परेशान रहेगा यार कि इतना मुझे देना है, जब भी मुझे आ जाएगा सामने वाला मेरे से पैसे मांगने आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस ही होती है। आप देखते हो ना, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, तो वो कहाँ से आता है, वो इसी बॉन्डिंग की वजह से आता है, शेयरिंग ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन देने की वजह से या फिर लेने की वजह से हमारा आता है। तो ऑक्टेट रूल याद रखिएगा। अब आता है हम एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। वैसे हमने देख लिया, किसी तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमानों का औसत जो उनके प्राकृतिक प्रतिशत अनुपात पर निर्भर करता है, उसे हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द वेट एवरेज ऑफ मास ऑफ इट्स एटम बेस्ड ऑन देयर नेचुरल परसेंटेज अबंडेंस। ये हमारा एटॉमिक मास, इसकी यूनिट क्या होती है, AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट मतलब जो मास नंबर होता है ना, एटॉमिक मास नंबर जितना होगा ना किसी एटम के, उसके आगे U लगा दो, वो उसका एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगी। ठीक है,
1 AMU बराबर होता है 1/12 इंटू किसी कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एक कार्बन के जो 12 एटम होंगे। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। रेडियो एक्टिविटी क्या है, किसी परमाणु का स्वतः विघटन होकर, परमाणु जो होता है ना, एटम, एटम विघटन नहीं होता, याद रखना। एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, जैसे ये हो गया हमारा एटम, इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस दोस्तों, इसका न्यूक्लियस विघटित होता रहता है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है, टूटता रहता है। टूटता किसमें है, अल्फा, ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है, अल्फा, बीटा एंड हमारा क्या, गामा पार्टिकल्स में, गामा रेडिएशन में। अब देखो एक चीज और याद रखना है, ऐसे कोई भी एटम का न्यूक्लियस है, अगर वो विघटित हो रहा है, वो टूट रहा है, तो अल्फा और गामा एक साथ उससे निकल सकते हैं, बीटा और गामा एक साथ निकल सकते हैं, लेकिन कभी भी अल्फा और बीटा एक साथ रेडिएशन में नहीं निकलेगा। या तो अल्फा के साथ गामा होगा, या फिर अल्फा अकेला होगा, या फिर बीटा के साथ गामा होगा, या फिर बीटा अकेला होगा, लेकिन अल्फा और बीटा कभी भी एक साथ हमारे नहीं निकलते हैं, रेडिएशन में नहीं निकलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस डिके। डिके कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, कंटिन्यूस होता ही रहता है लगातार। टेम्परेचर, प्रेशर का इस पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता कि आप जो है इसको रोक सकते हो, ठीक है। हम देखेंगे ये हमारा डिके होता क्यों है, ये हमारा रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है आखिर। रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ एन अनस्टेबल एटम, ठीक है, क्या, अनस्टेबल एटम विद द एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल और गामा रेडिएशन, ठीक है, अल्फा, बीटा और हमारा गामा रेडिएशंस। डिस्कवरी इसकी किसने की थी, हमारी हेनरी बैकरेल ने इसकी डिस्कवरी की थी 1896 में, और इन्होंने यूरियम के प्राकृतिक विकिरण की खोज की थी। डिस्कवर नेचुरल रेडिएशन फ्रॉम यूरियम, यूरियम से हमारा नेचुरल रेडिएशंस जो निकलता है उसकी इन्होंने आपकी जो है डिस्कवरी की थी। एटम का नहीं होता है डिके, ऑलवेज रिमेंबर, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका डिके होता है। अल्फा डिके रिलीजेस अल्फा पार्टिकल, बीटा डिके में रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स बीटा और हमारा प्रोटॉन्स, गामा डिके में रिलीजेस गामा रेज। गामा रेज जो है वो हमारी क्या होती है, आपकी रिलीज होती हुई देखने को मिलेंगी, ठीक है। मैडम क्यूरी ने इसकी स्टडी की थी, और साथ ही हमारे पियरे क्यूरी ने जैसे कि हमारा पोलोनियम हो गया और रेडियम हो गया, इन दोनों आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की इन्होंने स्टडी की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका मुख्य प्रकार की, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशंस। रेडियो एक्टिव जो एमिशन होता है उसके कितने हमारे जो है टाइप होते हैं। देखो इसको देखने से पहले हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके होते क्यों हैं और हमारे क्यों होते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारी ना एक आपका क्या होती है, आपको पता है कि हमारे एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो एक हमारी आती है क्या, स्टेबिलिटी बेल्ट। एक हमारी क्या होती है, आपकी स्टेबिलिटी बेल्ट। सबसे पहले देखेंगे हम स्टेबिलिटी बेल्ट में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ऐसे एटम्स को जिनका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है, जिनका हमारा एटॉमिक नंबर 20 है। फिर हम दूसरी एक और कैटेगरी बनाएंगे जो हमारे कहाँ तक आएगी, आपका 80 तक, ठीक है, एक जो हमारे क्या रहेंगे 80 तक। अब इस स्टेबिलिटी बेल्ट के फिर जो भी हमारे लाई करते हैं ना एटम, जो भी हमारे एलिमेंट्स लाई करते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो आपके जो है रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। सबसे पहले तो स्मॉल न्यूक्लियाई वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनका आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे एलिमेंट्स हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं जिन एलिमेंट्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है बराबर नहीं होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, वो हमारे अनस्टेबल माने जाते हैं और उसमें हमारा डिके होता है जिसमें अल्फा बीटा और गामा रेज हमारी जो है निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स जो है वो हमारे निकलते हैं। ये कब तक होता है, ये हमारे 20 तक होता है, सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक। फिर हम देखेंगे 20 से लेके 80 तक जितने भी एटॉमिक नंबर हैं उनमें ऐसे भी हमको देखने को मिलते हैं जिनका हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता, लेकिन स्टिल दे आर नॉट रेडियो एक्टिव, स्टिल दे आर नॉट
रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। ये हमारा सिर्फ जो मैं ये वाला रूल बता रही हूँ ना, ये सिर्फ हमारे तब तक लागू होता है जब तक हमारा एटॉमिक नंबर 20 है। सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर अप टू 20 है, 20 से लेके 80 के बीच में ऐसे एलिमेंट्स बहुत सारे मिलेंगे आपको जिनका एटॉमिक मास जिनका हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नहीं होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, बट स्टिल दे आर नॉट रेडियो एक्टिव। और जब हम बात करते हैं 80 से अबव की, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव्स, ठीक है। ये बहुत हमारे इनका न्यूक्लियाई बहुत हमारा हैवी होता है, सो दे ऑल आर हमारा रेडियो एक्टिव्स। आगे समझ में आपको इतना तो पता है, प्रोटॉन्स और हमारे न्यूट्रॉन्स सेंटर में बैठे होते हैं, मास बनाते हैं, तो इसीलिए डिके हमारा किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इसको आप नहीं रोक सकते हो, ठीक है। ये हमारा डिके जो है आपका होता ही रहता है। ओके, एक सेकेंड, क्या देख रहे थे? हाँ, तो अब हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशंस के, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है हमारा, दो, जैसे हम हीलियम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 2 प्रोटॉन होंगे प्लस हमारे 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। आवेश कैसा, चार्ज कैसा है हमारा, +2 है। मास, भारी मास होता है, कम दूरी तक जाते हैं, पेपर या कपड़े से जो है हम इसको रोक सकते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं बहुत ही, ठीक। फिर हम बीटा पार्टिकल्स की बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन और आपके प्रोटॉन्स आ जाते हैं हमारे। नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। -1 इलेक्ट्रॉन के लिए, +1 प्रोटॉन के लिए, हल्का होता है, लो मास होता है, अधिक दूरी तक जा सकते हैं, एल्युमिनियम शीट से जो है इनको रोका जा सकता है। फिर आता है हमारा गामा रेज, तो ये हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। गामा रेज से हाई एनर्जी फोटॉन्स जो है वो आपके निकलते हैं, ठीक है, हाई एनर्जी फोटॉन्स निकलते हैं। मास इनका नो मास, इनमें कोई मास नहीं होता, लेकिन ऊर्जा बहुत होती है, किसी भारी वस्तु लेट से ही जो है इनको हम रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है, किसी रेडियोधर्मी तत्व के आधे परमाणुओं के विघटित होने में लगने वाला समय, ठीक है। जैसे हम C14 की बात करें, C14 की बात करें तो इसकी हाफ लाइफ जो है 5730 साल बाद होती है। मतलब C14 जो है हमारा एलिमेंट, इसका जो डिके होगा, मतलब ये जो आधा रह जाएगा वो इतने साल गुजरने के बाद इसकी जो है ये आपका आधा रह जाएगा। इसी से हम बहुत सारी जो हम चीज़ों को पता करते हैं ना कि ये इतने वर्ष पुरानी है, कि इतने वर्ष पुरानी थी, तो वो हम उसमें कार्बन डेटिंग का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्बन डेटिंग से हम पता करते हैं कि ये कितने वर्ष पुरानी जो है वस्तु रही होगी किसी भी चीज़ को का, ठीक है। कार्बन 14 की हाफ लाइफ कितनी, अप्रोक्स 5730 ईयर्स जो है हमारी मानी जाती है। अब इनके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का उपयोग क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मेडिसिन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर उपचार में, ठीक है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स में इनका यूज किया जाता है, साथ ही इंडस्ट्री में धातुओं की मोटाई और वेल्डिंग की जांच के लिए भी इनका इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं। बाकी रिसर्च वगैरह के लिए भी इनका जो है इस्तेमाल हमारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं। रेडियोधर्मी जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनसे थोड़ी सी आपको जो है दूरी बना के रखनी चाहिए, हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। लैड या ठोस ढाल का उपयोग करें, जैसे हम एक्सरेज वगैरह कराते हैं या फिर कुछ ऐसी जांचें होती हैं, उनमें बार बार आपको नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आप जो इन हार्मफुल रेडिएशन से आपकी बॉडी गुजरती है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको हार्मफुल हो सकते हैं। त्वचा और आंखों की सुरक्षा। फिर हम बात करेंगे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सारे के सारे नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। वहीं आर्टिफिशियल में बात करोगे तो कोबाल्ट हो गया हमारा 60 और हमारा टेक्नीटियम हो गया 99। ये हमारे कैसे हैं, ये आर्टिफिशियल है। फिर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके का लॉ क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, रेडियो धर्मिता स्वतः ही होती है, स्वतः ही होती है, इट इज स्पॉन्टेनियस, इट इज नेचुरल, ये होता है, खुद ही होता है। क्या है, आप इसको बाहरी कारक तापमान या दबाव से कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो इट इज स्पॉन्टेनियस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, इसको आप जो है बाहरी चीज़ों से, बाहरी फैक्टर्स पे ये हमारा डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक है एटम खत्म हो जाता है। अगले टॉपिक में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, और इसका मैंने पहले ही स्टार्टिंग में भी बताया था, चैप्टर का वेटेज हमारा अच्छा खासा है, बहुत अच्छा खासा वेटेज है, दैट्स वाई इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। सारे क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे, 50 to 60% क्वेश्चन जो है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर होंगे, रिमेनिंग जो है आपको खुद करने। अब आपने क्लास देख ली,
कॉन्सेप्चुअल क्लास है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स है, शायद खुद कुछ ना भी समझ में आए क्योंकि पहली दफ़ा पढ़ा है, बट क्लैरिटी के आपको क्या करना है, किताब से जाके इस चैप्टर को खोलोगे, सेकंड टॉपिक ही है केमिस्ट्री में, तो आप जाके एक बारी ना खुद से इसको पढ़ने की कोशिश करोगे, तभी हमको जो चीज़ें हैं ना वो अच्छे से समझ आएंगी। जिन लोगों के पास भी किताब ना हो, रेलवे जीएस की किताब एआर पब्लिकेशन की, वो अभी जाके परचेज कर लो। इसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी ऑफर है, 299 में मात्र आपको ये किताब मिलती है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए किताब इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और जिनको हिंदी में पढ़ना है उनके लिए हिंदी मीडियम में भी किताब आपको देखने को मिलेगी। इस किताब में थ्योरी है सारी की सारी जीएस की, साइंस के साथ अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी, साथ ही वन लाइनर्स दिए हुए हैं, और आपको मिलता है 4500 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट रेलवे के एग्जाम्स में हमारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो रेलवे एग्जाम्स के लिए, सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है आपको, अगर आपको थ्योरी जो है पढ़नी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरी है। किसी के वीडियो देख लिए उससे ही सिर्फ काम नहीं चलता है, जब तक अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को मेमोराइज करना है तो उसके लिए ज़रूरी है, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में मेमोराइज नहीं होने वाली है। इस क्लास का PDF जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है एआर पब्लिकेशन का, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम चैनल जो है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, साथ ही जो भी क्लासेस के लिंक होते हैं वो यहाँ पर शेयर होते हैं फ्री में, जो हम PDF देते हैं। अभी जैसे मैंने बताऊँ आप लोगों के लिए साइंस के अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो 2024 और 2025 के लेटेस्ट सभी रेलवे एग्जाम्स के साइंस का PDF विद एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दिया है। तो वो PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको जो है एआर पब्लिकेशन के चैनल पे जाओगे, ठीक, तो वहां पर आपको जो है PDFs वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 500 प्लस हमारे क्वेश्चन है साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे क्वेश्चंस का जो है वो वेटेज रहा है। एंड लेक्चर कैसा रहा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चीज़ें पसंद आ रही हैं आपको, नहीं आ रही है, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो भी आपके सजेशन है। जैसे कल अच्छा लगा, कुछ बच्चों ने बोला कि ये टॉपिक छूटे हैं, बट वो टॉपिक छूटेंगे नहीं हमारे, वो मैंने बता दिया है कि हमारे सब टॉपिक्स में वो आपका कवर है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलर्ट्स वाला। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, कॉमेंट बिल्कुल कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। बीच में भी अगर मैंने कोई सवाल पूछा है तो उसका भी आपको फ़र्ज़ बनता है कि आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। अगले क्लास में मिलेंगे सेम टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।